हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब? एकदम मस्त, जबरदस्त, बढ़िया ना। शराब के रहते हुए टेंशन कैसे हो सकती है? होने भी नहीं देंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज अपना नया लेक्चर। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस मजेदार क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना बातचीत किए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो स्प्रिंग फोर्स होती क्या है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको। जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग से तो पता चल गया ना स्प्रिंग क्या है। अब स्प्रिंग जो है आप लोगों ने हर जगह लगी हुई देखते हैं। बाइक में साकर देखा होगा, लगा होता है, वो भी तो एक स्प्रिंग है ना। साइकिल, बचपन याद करो, पीछे कैरियल होती है, उसमें स्प्रिंग लगती है, स्प्रिंग निकल जाती है तो कैरियर ढीला हो जाता है, कैरियल है ना। तो वही तो है स्प्रिंग, जो ऐसे 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 हेलिक्स टाइप की होती है। तो स्प्रिंग फोर्स में दो चीजें होंगी। एक तो होगा कि कॉम्प्रेस। क्या होगा? कॉम्प्रेस, दबाना। तो दबा के जब छोड़ोगे तो फिर से अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। एक होगा कि उसे एक्सपेंस करोगे, एक्सपैंड करोगे, खींचोगे, फिर वो ऐसे ही हो जाएगी। तो दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स, तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये एक स्प्रिंग है और इससे लगा है मान लो एक ब्लॉक। इसका कुछ मास है, ठीक है। ये ब्लॉक लगा है स्प्रिंग से। एक वॉल है, दीवार, ऐसे सिस्टम है। ठीक है, तो स्प्रिंग की जो लेंथ है यहां पर हम मान लेते हैं वो लेंथ है एल। कितनी लेंथ है? यहां से लेकर और यहां तक जो स्प्रिंग की लेंथ है वो एल है। अब हम तो भैया खुराफाते आदमी, हमको क्या पढ़ना है? इसमें फोर्स देखना है। तो हम इसको ऐसे ही तो नहीं रहने देंगे, इसको या तो आगे ले जाएंगे ब्लॉक को, तो पीछे लाएंगे ब्लॉक को। तो जब हम ब्लॉक को आगे ले जाएंगे तो स्प्रिंग क्या होगी? फैल जाएगी, एक्सपैंड करेगी। तो चलो ठीक है, अब इसी के नीचे एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं इसी का। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको भैया मैंने बढ़ा दिया। अब ये ब्लॉक शिफ्ट होके यहां से पहुंच गया यहां, सेम ब्लॉक है। अब इस बार ये ब्लॉक पहुंच गया यहां पे। हुआ क्या? ये हमारी नॉर्मल लेंथ थी भैया एल, ये हमारी थी एल। अब एल में एक्स्ट्रा चीजें हो गई एक्स। ये क्या है? एक्स। एक्स बढ़ गया। पहले एल लेंथ थी स्प्रिंग की, अब स्प्रिंग की लेंथ एल प्लस एक्स हो गई, एल प्लस एक्स। तो ये जो एक्स है ना, एक्स क्या किया? एक्सपेंड कर गया। एक्स लेंथ क्या हुई? एक्सपेंड हो गई स्प्रिंग। एक कंडीशन इसकी और हो सकती थी, तो यहां पर क्या हुआ? एक्सपांशन, एक्सपेंड कर गई। एक चीज और तो हो सकती है कि ये ब्लॉक को कोई पीछे से धक्का देता। अच्छा, ये चीज यहां से यहां हुई कैसे? यहां पर लगी थी फोर्स, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, कोई पकड़ के इसको खींचा होगा, एफ एक्सटर्नल लगा। अब मान लो एक कंडीशन और हो सकती है कि ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे और पास में हो जाए और ये ब्लॉक आ जाए यहां पर ऐसा। अब यहां क्या हुआ? ये हमारी भैया नॉर्मल कंडीशन थी, ये पूरी लेंथ हमारी एल थी। ये पूरी लेंथ क्या थी? एल। ये पूरी लेंथ एल थी और यहां से ब्लॉक कहां था? ब्लॉक था यहां। तो यहां से कहां पहुंचा? यहां। तो इतना, ये पार्ट क्या हो जाएगा? एक्स। यानी अब यहां पर भी कोई इसको एफ एक्सटर्नल लगा के इसको धक्का दिया होगा, संपीड़ित किया होगा, इसको कंप्रेस किया होगा। तीन कंडीशन देखो, नॉर्मल कंडीशन, यहां से पकड़ के खींचा, स्प्रिंग इतना तन गई, एक्स लेंथ। ठीक है, फिर वही वाली कंडीशन थी, इस बार मैंने धक्का दिया, तो धक्का देने के बाद ब्लॉक यहां था, यहां से यहां पहुंच गया, यानी यहां से यहां पहुंच गया, इतना लेंथ कंप्रेस हो गई। तो यहां पे क्या हुआ?
कॉम्प्रेशन। ठीक है, यही है स्प्रिंग, बस और कुछ नहीं, खत्म। अब इसमें देखो होता क्या है, यहां पर जो एफ एक्सटर्नल इधर लगा था ना, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब यहां पर जो एफ एक्सटर्नल लगा था, तो जब वो उधर जा रहा है, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो हम ताकत लगाते हैं। भाई ताकत क्यों लग रही है? ताकत इसलिए लग रही है क्योंकि हम ताकत से खींच रहे हैं, तो कोई दूसरी ताकत भी है जो उल्टा खींच रही है स्प्रिंग को। तो जो स्प्रिंग को उल्टा खींचती है ना, वही हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि स्प्रिंग को कौन खींच रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में। तो वो खींच रहा होता है इधर के साइड में, इसको हम बोलते हैं एफ आर। क्या बोलते हैं? एफ आर बोलते हैं। एफ आर आपका होता है, यहां मैं लिख देता हूं, एफ आर को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। ये याद रखना, एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स। एफ आर क्या होती है? एफ आर आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स लगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स होती है। ये स्प्रिंग की फोर्स है। किसकी फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। तो वही तो है स्प्रिंग फोर्स, एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हम बोलते हैं। यानी अगर स्प्रिंग को हमने खींचा तो स्प्रिंग फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए उल्टा खींच रही होती है। वो आलस, आलस जानते हो ना, कि अगर कोई पड़ा है तो पड़ा रहने दो, अगर उसको उठाओगे तो कुंभकर्ण जैसे सो रहा है तो वो सोता ही रहेगा, उसको उठाओगे फिर वैसे लेट जाएगा। ठीक है, यानी आलस। अगर कोई चीज जमीन में तो जमीन में ही रहना चाहती है, उसको उठाओगे छोड़ोगे फिर नीचे ही चली जाएगी। तो ऐसे स्प्रिंग भी है, ठीक है ना। अब यहां पर भी एफ आर कैसे देखो, एफ आर हमेशा एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। एफ एक्सटर्नल उधर लग रहा था तो एफ आर उल्टा लगा। अब इस बार एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को इधर की साइड में ऐसे धक्का दे रहे हैं, ऐसे ऐसे धक्का धक्का दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, यहां पर एफ आर लगेगा इस डायरेक्शन में। जब हमने स्प्रिंग को उधर से धक्का दिया तो एफ आर उधर धक्का दे रहा है, इधर इधर जा भाई, जा जा जा, उधर जा। और ये क्या करेगा, जाके सोचेगा ये ब्लॉक यहां आ जाए अपने नॉर्मल पोजीशन में। ये हमारी नॉर्मल पोजीशन थी। ठीक है, तो एफ आर समझ में आया। अब एफ आर निकलता कैसे है, तो एफ आर इधर बता देता हूं मैं। एफ आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स। एफ आर कितना लगता है? एफ आर उतना ही लगता है जितना आपका स्प्रिंग मूव किया, जितनी लेंथ। तो एक्स मूव की, यहां पर एक्स मूव की, यहां पर एक्स मूव की, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना एक्स बढ़ेगा उतना ही फोर्स भी बढ़ता जाएगा। अब आपको पता है मैथ्स में प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं, तो एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स। एफ आर इज इक्वल टू के एक्स। यही भैया रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है, रिस्टोरिंग फोर्स का। इसको आप ऐसे 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 ढेर सारे स्टार बना लो, 4 5 6 7, 7 स्टार हमने बनाए हैं। 7 तुम भी कम से कम बनाना। अब देखो ये जो के है ना, के क्या है, के को ही हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट। आपका जो सवाल लगेगा वो इसी फॉर्मूले पे लगेगा, एफ आर इज इक्वल टू के एक्स। वहां पर के की वैल्यू दे रखी होगी सवाल में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूं, सुनो ध्यान से। नोट करने वाली पॉइंट हमेशा मैं नोट करवाता ही हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि तुम गलती ना करो। देखो एक चीज याद रखना, स्प्रिंग जो होगी आपकी, स्प्रिंग इज हैव आइडियल। आपको आइडियल स्प्रिंग लेनी है, आदर्श स्प्रिंग होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्प्रिंग हैव मासलेस। कैसी होनी चाहिए? मासलेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मासलेस होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होगा? एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। याद रखना, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एक्स के। ठीक है ना, ये बात हमेशा आप लोग याद रखना। तो इसको नोट करो जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर उसके बाद में रफ कर दूंगा।
चलो ठीक है, करें क्या, नोट हो गया ना। मैं दूरों में एक ही वजह के लिए आवारा बन जाता हूँ। भैया बहुत चला ये वाला गाना, पता नहीं तुम लोग सुने या नहीं सुने, लेकिन हमने तो सुना भाई, क्योंकि जुबिन जुबिन नौटियाल ने गाया है ना, तो भैया हमारा फेवरेट सिंगर है। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे कोई और है, वो हम बाद में बताएंगे। तो एक हम बढ़िया सा उठाते हैं सवाल और उसको करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो एक ले लेते हैं अच्छा सा सवाल। डिंग 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 डिंग, इधर मान लो लगी है एक पुली, पुली और टेंशन जो पड़ चुके हो वो साथ नहीं छोड़ेगा, कंसेप्ट पता है, बस लगाना है इधर। मान लो इससे एक लटक रहा है भैया मास, एक ब्लॉक लटक रहा है, अरे कुछ भी लटका दो, मास ब्लॉक लटका हो, या तुम जाके पकड़ के इसको ऐसे लटक जाओ, खींचो, ठीक है, ऐसा है। अब हुआ क्या, ये तो स्प्रिंग है भैया, ये क्या है, ये तो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और इसी स्प्रिंग से, इसी स्प्रिंग से एक लगा है दूसरा मास, ये मान लेते हैं ये हमारा 4 kg का है और ये हमारा 6 kg का मास है, कुछ भी मान लो। अब देखो ये 4 kg का है, ये 6 kg का है, तो भारी तो ये हुआ ना, अब ये 6 किलो का मास है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब तुमसे बोल रहा है, तुमसे ये बोला है इसने, इन द गिवन डायग्राम फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, भैया धागा लटका है ना, तो इस धागे में कितनी टेंशन है वो भी फाइंड करो, एंड फोर्स एक्ट ऑन द पुली, और पुली पे कितनी फोर्स लग रही है वो बताओ, इतनी चीज बतानी है। और अभी ये डायग्राम जब सवाल में दिया गया तब के लिए ये डायग्राम आपका कैसा है, अभी इक्विलिब्रियम है, ऐसे ऐसे हाथ से पकड़ रखा है, सवाल दे दिया और बोला फाइंड करो, और इतना बोल के इसने छोड़ दिया, इसने क्या किया, छोड़ दिया। अब जब इसने छोड़ा होगा तो हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा कि जैसे छोड़ा तो ये नीचे आई, ये जब नीचे आई तो ये धागा इससे लगा है और इससे ब्लॉक लगा है, तो ब्लॉक आगे गया, और ये ब्लॉक जब आगे गया तो ये रस्सी ये स्प्रिंग आपकी एक्सपेंड हो गई, फैल गई। भैया जैसे ही इसको मैंने छोड़ा तो ये धागा नीचे, ये धागा ब्लॉक के साथ नीचे आया, ये ब्लॉक आगे गया, स्प्रिंग फैल गई, ये काम हुआ होगा ना। डायग्राम अगर बनाए तो ऐसे ऐसे स्प्रिंग फैल गई, ये आपका ब्लॉक था, तो ये इनिशियल कंडीशन थी, यहां पर इतना ये एक्स फैल गया होगा, और यहां पर ये पुली लगी थी और ये धागा था, और ये नीचे ऐसे जाके और नीचे जाके लटक गया होगा छोड़ने के बाद, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब देखो अब ध्यान से देखना, तो मैं मान लेते हैं कि यही ये वाला डायग्राम आप समझ लो, मान लो एक्सपेंड हो चुका होगा, यहां पे देखो, तो यहां पर हुआ क्या, ये टेंशन इधर टी गया होगा, तो ये टेंशन टी, तो स्ट्रिंग तो सेम है, ये टेंशन टी तो स्ट्रिंग सेम है, तो इधर भी टेंशन टी, इधर टेंशन टी है। अच्छा इधर स्प्रिंग इधर के साइड में फोर्स इसको खींच रही है ना, तो स्प्रिंग इधर ला रहा होगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, स्प्रिंग को नॉर्मल पोजीशन पे में कोई लाना चाह रहा होगा, तो कौन नॉर्मल पोजीशन में लाना चाहता है स्प्रिंग को, रिस्टोरिंग फोर्स, तो इधर के साइड में लग रहा होगा एफ आर, क्या लग रहा होगा, एफ आर, क्या लग रहा होगा, एफ आर लग रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा
और यहां पर आपसे ये भी पूछा है कि एफ आर बताओ, क्या बताओ, एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है ये भी बताओ। और आपको के की वैल्यू भी मान लो इसने दे रखी है 10 न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ये इतनी चीज आपको दे रखी है कि एफ आर भी बताओ और इस पुली पे कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स एक्ट ऑन द पुली ये बताओ, और टेंशन इन स्ट्रिंग ये बताओ। तो देखो स्ट्रिंग में टेंशन टी इधर टी इधर, इधर लग रहा है एफ आर। इतनी बात तो क्लियर है ना? ठीक है सर क्लियर है। एक काम करते हैं, ये डायग्राम में मिटा देता हूं और अच्छे से यार क्या उसी में गोचा कोची करना है, इधर 2 मिनट में बना लेते हैं खट्टाक से। देखो ये बाद में कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसे ये स्प्रिंग फैल गई, ठीक है, इधर इससे लगा था एक ब्लॉक, क्या लगा था, ब्लॉक, ये, और यहां पे लगी थी पुली, ये रस्सी थी, और ये था आपका 4 kg और ये है आपका 6 kg, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा। यानी देखो फैल गई, मान लो शुरुआत में यहां रही होगी तो मतलब आगे बढ़ी, जब ये नीचे आया, अब नीचे कैसे आया होगा, नीचे फोर्स लग रही होगी क्या, mg, m मतलब 6 kg, यानी 6g नीचे लग रहा होगा, और ये तो आगे सरक गया भैया। ये ब्लॉक स्टार्टिंग में कहां पर था, स्टार्टिंग में यहां पर था, यहां से खसक के यहां पहुंच गया, यानी इतना x डिस्टेंस ये आगे कवर कर गया। तो इधर लग रहा है t, इधर भी लग रहा है t, इधर भी लग रहा है t, और जब और इधर भी लग रहा है टी, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, और ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ, ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ, पुलिस से दूर, पुलिस से दूर, ब्लॉक से दूर, उल्टी डायरेक्शन में, और इधर क्या लग रहा है एफ आर। तो देखो अब ये हो गया इक्विलिब्रियम में, अब कैसा हो गया ये इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम होता है तो क्या करते हो, फोर्स को बैलेंस कर देते हो, तो टी इज इक्वल टू क्या कर दोगे, टी इज इक्वल टू तो हो जाएगा आपका 6g, कितना हो जाएगा 6g, ठीक है सर। और अच्छा देखो यहाँ पे जो टी और एफ आर भी अब इक्विलिब्रियम हो गया ना, तो टी इधर एफ आर इधर, तो एफ आर भी आपका इक्वल है किसके, टी के, और टी किसके इक्वल है 6g के, यानी एफ आर भी कितना आ गया 6g। 6g बोले तो g की वैल्यू 10, 6 इंटू 10 यानी 60 न्यूटन का आपका लग रहा है टेंशन, और ये भी 60 न्यूटन का आपका लग रहा होगा एफ आर। एफ आर हमेशा इक्वल ही लगेगा एक्सटर्नल फोर्स के, जो उसके अपोजिट वाली फोर्स है उसके इक्वल ही लगेगा। अब देखो यहां तक बात क्लियर है। अब एक चीज और बचा, फोर्स ऑन, एक चीज और निकालनी है, फोर्स ऑन पुली। पुली पे कितनी फोर्स लग रही है, तो पुली पे जो फोर्स लग रही होगी, देखो इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, टेंशन ही तो लग रही है ना पुली पे, दो ही फोर्स लग रही है। एफबीडी अगर पुली का बनाने जाए तो ये पुली है, एक इधर टी लग रहा है और एक इधर टी लग रहा है, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, क्योंकि इससे कनेक्ट है ना पुली। तो ऐसे वाले में पता है कंपोनेंट में क्या करते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे दो फोर्स ए बी दोनों क्या है टी टी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2t स्क्वायर, अंडर रूट 2t स्क्वायर। अब इसको जब हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा √2t, कितना हो जाएगा √2t, यानी √2 इंटू 60, यानी 60√2 न्यूटन। ये फोर्स किस पे लग रही होगी, 60√2 न्यूटन, √2 इंटू 60 यानी 60√2 न्यूटन, ये फोर्स लग रही होगी पुली के ऊपर। ये वाला सवाल जल्दी से नोट करो, कुछ नहीं है, सिंपल डायग्राम था, जैसे ही डायग्राम को छोड़ा गया तब ये जाके यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आया, ठीक है, ये वाला इक्विलिब्रियम में हो गया। टी और इसको बैलेंस कर देंगे, टी और एफ आर को बैलेंस कर देंगे, और टी जो निकलेगा वो रिजल्टेंट है अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। नोट करो जल्दी, ऐसा। हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, सवाल करते रहो। देखो
एक सवाल और कर लेते हैं। ऐसा है, ये आपका लगा है भैया ब्लॉक, ऐसा बनाते हैं। ये है स्प्रिंग ब्लॉक, ठीक है। क्या है, क्या है, क्या है, ब्लॉक। इसको मैं ऐसा कर देता हूं, एक ब्लॉक है, ऐसा वाला सवाल लेते हैं। ये दूसरा ब्लॉक है, इधर फोर्स लग रहा है मान लो 60 न्यूटन का, और ये इस पे रखा है ब्लॉक सरफेस है, और इधर आपका फोर्स लग रहा है इधर आपका फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 40 न्यूटन का। तो ज्यादा कौन है, 60 या 40? सर 60 ज्यादा है, तो 60 ज्यादा है। तो ये पूरा देखो हुआ क्या, बीच में स्प्रिंग से दो ब्लॉक लगे हैं। ये मान लेते हैं आपका 2 kg का है, और ये मान लेते हैं आपका 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब आपसे हाँ, तो देखो हो क्या रहा है, इधर 60 है, ये 40 है, तो 60 और 40, तो 60 इधर खींच रहा है, 40 इधर खींच रहा है। तो अब ये बीच में लगी है स्प्रिंग, अब दोनों ब्लॉक आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो 60 उधर लग रहा है, 40 इधर, तो ओवरऑल ज्यादा किधर है, उधर। तो जिधर, और बीच में स्प्रिंग भी है बेचारी, अब स्प्रिंग उधर भी तन रही है, इधर भी तन रही है, उधर भी इधर भी स्प्रिंग भी तन रही है, और ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मूव कर जाएगा, और किस साइड में मूव करेगा, 60 की तरफ। तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा जिससे वो मूव कर दिया। तो बोले हैं फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। और बताओ, जब 60 इधर लग रहा है भैया, तो इधर एफआर भी तो लग रहा है, क्यों? अब इधर 40 लग रहा है, तो इधर एफआर भी तो लग रहा है, यानी स्प्रिंग में भी फोर्स लग रही है। भाई 60 खींच के ले रहा है, तो स्प्रिंग बोल रहा है इधर मत जाने दो, 40 इधर लग रहा है, तो एफआर बोल रहा है इधर नॉर्मल में रहने दो। अब बाद में हुआ क्या होगा, बाद में हुआ ये कि स्प्रिंग थोड़ा तन गई, और ये पूरा का पूरा सिस्टम चलने भी लग गया। दो चीजें हुई, स्प्रिंग भी तनी है क्योंकि दोनों साइड से खींच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरा सिस्टम चल भी रहा है 60 की तरफ, क्योंकि 60 वाला फोर्स ज्यादा है। तो आपसे एक्सेलरेशन इसका पूछा है। अब देखो यहां पर बताओ क्या है, मोशन हो रही है कि इक्विलिब्रियम है? सर मोशन, तो मोशन में क्या करते हैं, मोशन में लगाते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो पहले 2 kg वाला ब्लॉक देखो, 2 kg वाला ब्लॉक में क्या हो रहा है, एफ नेट कितना है, एक एफ आर लग रहा है और एक 40 लग रहा है, एक उधर एफ आर और एक इधर 40। अच्छा, ओवरऑल मोशन किधर हो रहा है, एफ आर की तरफ, तो एफ आर ग्रेटर होगा, यानी एफ आर माइनस 40 इज इक्वल टू एम ए, यानी 2 इंटू ए, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, सर इक्वेशन नंबर 2 ये बनेगी कि इधर लग रहा है 60 और इधर लग रहा है इसके लिए 4 kg के लिए, तो 4 kg के लिए क्या होगा, 60 उधर और एफ आर इधर, और ओवरऑल किधर जा रही है चीजें, 60 की तरफ, तो 60 माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए, एम है 4 और ए, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखो ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड, तो एफ आर से एफ आर कैंसल, और 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 4a प्लस 2a, यानी 20 इज इक्वल टू 6a। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, जल्दी से नोट करो। हो गया? अच्छा, अगर एक चीज यहां पर और हो जाए, अगर ये बोल देते कि के की वैल्यू हमने दे दी है 100 न्यूटन आपसे, और एफ आर भी फाइंड करो। जब एफ आर फाइंड करवाएंगे तो के की वैल्यू पहले दे देंगे, तो के की वैल्यू पहले ही दे देंगे, और आपसे बोला है एफ आर फाइंड करो, और ये भी बताओ कि इसमें कितना एक्सपांशन हुआ, एक्स की भी वैल्यू बताओ, ऐसा कुछ मान लो बोल देते। तो देखो हुआ क्या,
ए पता चल गया तो एफ आर फाइंड कर सकते हैं। एफ आर -40 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू रख दो, कितनी 20/6, यानी ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो एफ आर मिल जाएगा 20/6। तो एफ आर इज इक्वल टू 2 इंटू 20/6 प्लस 40, 2 3 जा 6, एफ आर इज इक्वल टू 20 प्लस 120/3 यानी 140/3, इतना न्यूटन लग रहा होगा एफ आर। अब अगर बोलते एक्स की वैल्यू फाइंड करो तो एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू एक्स, तो एफ आर की वैल्यू तो आ गई 140/3 और के की वैल्यू बोल रहे थे कि 100 ले लो तो 100 ले लिया। अब एक्स भी निकल जाता है यहां से 140/300, इससे कैंसल इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाती 14/30 यानी 7/15 मीटर। लो एक्स एफ आर भी आ गया, एक्स भी आ गया, ए भी आ गया। हाँ मैंने क्या बोला कि अगर वो बोलते एफ आर फाइंड करो या एक्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एफ आर इज इक्वल टू के एक्स, तो अगर एफ आर या एक्स फाइंड करवाएंगे तो के जरूर दे देंगे, तो अगर के दे देते तो एफ आर और एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। नोट करो, नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन भरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साचे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को पूरे हनुमान चालीसा पढ़ा करो, हमारे पापा पिताजी हमारे बोलते हैं तो हम उनके ही कहने से कुछ तो पढ़ लिए हैं, अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं पढ़ते। अब देखो एक नया कंसेप्ट है, मान लो इसी में व्हाट हैपेंड, इधर से लिखते हैं व्हाट हैपेंड, इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रिंग इज कट। क्या होगा कि अगर स्ट्रिंग को काट दें तो नोट करो पहली बात, आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम जीरो, बट इन स्प्रिंग रिमेन सेम। याद रखना। चलो एक सवाल करो, तुरंत क्लियर होगा फिंडा तुम्हारा। जैसे मान लो ये तुम्हारी लगी है स्प्रिंग, क्या लगी है स्प्रिंग, और इससे लगा है ब्लॉक, अलग अलग टाइप की चीजें हैं, ठीक है ऐसा कुछ। अब ये तो रस्सी है और ये स्प्रिंग है, तो देखो अब आपसे हुआ क्या, देखो यहां पे टेंशन टी, देखो एक सवाल करो तुरंत के मामला क्लियर हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का है मान लो, और ये मान लो हमारा 2 kg का ब्लॉक है, वो बड़ा बन गया है कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि क्या होगा अगर हम इसको ऐसे लें कैंची, क्या लें कैंची, और ऐसे इसको हम कर दें कट, इसको हम कर दें
कट, खच्चा ऐसे काट दें। पहले सवाल में नॉर्मल था, कैची नहीं बनी थी। अब मान लो काट दें तो होगा क्या, तो देखो बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग, कटने से पहले क्या हुआ होगा, देखो जब ये नहीं कटा होगा, पहले मान लो नहीं कटा था, पहले मान लो नहीं कटा था, तो इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T1। अब भैया स्ट्रिंग चेंज, या फिर लो धागा सेम तो नहीं है ना, स्प्रिंग लग गई स्ट्रिंग की जगह, लेकिन अलग अलग हो गए ना, तो इधर भी तो टेंशन लग रही होगी। अब इधर टेंशन T2 और इधर भी टेंशन T2, ऐसा रहा होगा ना। यानी एक्चुअल में क्या हुआ होगा, T1 और नीचे mg भी लग रहा होगा इसका 4g, तो T1 इज इक्वल टू 4g। अभी फोर कटिंग T1 क्या था 4g, और T2 क्या था, T2 ऊपर और T1 और 4g दो चीज नीचे लग रही थी, तो T2 कितना था, T2 था आपका 4g प्लस T1, T1 प्लस 4g। ये बिफोर कटिंग का बात थी। अब क्या हुआ, अब मान लो कि कैंची लाया मैंने और इसको भैया यहां से दिया काट, अब इसको मैंने खच खच कट कर दिया। अब नीचे का पार्ट गायब, नीचे का पार्ट गायब, तो क्या बताया, जैसे ही कट करोगे तो स्ट्रिंग में टेंशन 0, तो जैसे ही कट किया तो ब्लॉक नीचे गिर गया। अब यहाँ पे जो T1 है ये कितना हो गया 0। अब क्या बचा, केवल इतना सिस्टम बचा। तो आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग क्या हुआ, इतना है T1 प्लस जी। अब जैसे ही ये कट हुआ, जैसे ही ये क्या हुआ कट हुआ, तो जैसे ही ये कट हुआ तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर गया, ब्लॉक ऊपर की तरफ क्या कर गया, मूव कर गया। और जैसे ही मूव कर गया तो एक्सीलरेशन यहां पर लग रहा होगा ए। तो आफ्टर कटिंग कंडीशन क्या हुआ, ये मोशन में चीजें हो गई, किसमें हो गई, इन मोशन। और जैसे ही ये चीजें मोशन में हो गई, अब यहां पर कुछ एक्सीलरेशन ना होगा, और मान लो आपसे एक्सीलरेशन ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे अगर हम, अब यही तो ब्लॉक केवल मूव कर रहा है, इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई, ये जाने दो, बचा ये, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और नीचे इसका लग रहा है mg यानी 2g, तो 2g नीचे लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है, ऊपर की तरफ ओवरऑल जा ही रहा है, तो T2 माइनस 2g इज इक्वल टू ma, m की वैल्यू है 2 और साथ में क्या है g, ऐसा ठीक है ना, ओ सॉरी ma, तो a। अब T2 की वैल्यू कितना है, T1 प्लस 4g, 4g मतलब g की वैल्यू 10, यानी ये तो 40 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 40, 4g मतलब 40, और T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू भी 40 है, तो T1 इसमें पुट कर दोगे 40, यानी T2 था 80, T2 कितना था 80, ठीक है ना, तो T2 था 80, तो T2 80 हो जाएगा माइनस 2g यानी 20 इज इक्वल टू 2 यानी 60/2, यानी a की वैल्यू आई 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा। यानी खट्टॉक से बहुत ही स्पीड में गया होगा, जैसे ही टूटा तुरंत ऊपर, ठीक है, आप नोट कर लो इसको। आगे बढ़े, ठीक। सर बहुत जल्दी जल्दी सवाल करवा रहे हो आप, बेटा जल्दी कहां करवा रहे हैं, हर एक कंसेप्ट हर एक बार चेंज कर रहे हैं ताकि तुम सारी चीजें सीखो, उस पर सवाल भी करवा रहे हैं। अब देखो, अब हम एक नई चीज लाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सर कॉम्बिनेशन मुझे पता है, आप मत बताओ, बता दो भैया क्या होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है। अब वही होता है कॉम्बिनेशन, जैसे हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे ही तो होता है ना। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो देखो ध्यान से,
दो टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, तो पहले हम पढ़ लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ लेते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो क्या होगा। जैसे मान लो हमारे पास में ये एक स्प्रिंग है और इसी स्प्रिंग से लगी है एक दूसरी स्प्रिंग और नीचे एक ब्लॉक लगा है। देखो, तो मान लो इस पूरे ओवरऑल की लेंथ है L और यहां पर जो एक्सपेंशन या जो वो एक्सपेंशन ही होगा, तो मान लेते हैं ओवरऑल x हुआ। कितना हुआ? x हुआ। कितना हुआ? x। और यहां पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो मान लेते हैं k। ये पूरे के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं अलग अलग करके देखूं तो क्या हुआ? नहीं तो एक काम करो, ये छोड़ो। देखो यहां पर ऐसा देखो, ये स्प्रिंग नंबर 1, ये स्प्रिंग नंबर 2, तो इसके लिए K1 और X1 और इसके लिए K2 और X2। ये बात होगी। अब अगर मैंने दोनों को कर दिया ज्वाइंट, एक स्प्रिंग बना दी। अब देखो यहां पे बीच में पॉइंट था, यहां पॉइंट नहीं है। अच्छा, यहां पर K1 X1 लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? इधर K1 X1 रिस्टोरिंग फोर्स, तो इधर इसके अपोजिट में लग रहा होगा इधर वाला K2 X2। क्या लग रहा होगा? K2 X2। और ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये ओवरऑल कैसा है? इक्विलिब्रियम में हो गया। कैसा हो गया? इक्विली। भैया मास आया, लटक गया, आराम से स्टेबल होकर रुक गया। अब हम देख रहे हैं चीजों को। तो इसके लिए K2 X2, इसके लिए K1 X1 और इस पॉइंट पे K1 X1 इधर, K2 X2 इधर, तो ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल। यानी यहां से एक बात निकली, K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2। और K2 X2 इधर भी लग रहा है और नीचे अगर ब्लॉक का मास m है तो नीचे mg लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है? mg। तो K2 X2 mg के भी इक्वल है और K2 X2 K1 X1 के भी इक्वल है। यानी K2 X2 K1 X1 और mg ये सब के सब आपस में क्या है? इक्वल है। ये बात इधर रखना याद। अब जैसे ही हमने इसको ऐसा किया तो दोनों को ऐड कर लिया। अब यहां पर K1 K2 को छोड़ के मैंने बोल दिया K इक्विवेलेंट इस ओवरऑल को, और साथ में KX, तो X हो गया आपका X1 प्लस X2। और ये ब्लॉक M था तो नीचे भी लग रहा है mg। यानी क्या लग रहा है? mg। ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहां से एक चीज बताओ, K1 X1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। तो X1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या? X1 इज इक्वल टू mg अपॉन K1, mg अपॉन K1 हो जाएगा। भैया ये इसके इक्वल है, mg K1 X1 के इक्वल है, mg K2 X2 के भी इक्वल है। तो पहले मैंने K1 X1 के इक्वल किया mg को, तो X1 की वैल्यू इतना ही। अब अगर मैं K2 X2 को mg के इक्वल करूंगा तो यहां से X2 की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन K2, है ना। अब इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, K इक्विवेलेंट इन ब्रैकेट x1 की वैल्यू mg अपॉन K1 प्लस mg अपॉन K2 इज इक्वल टू mg। K1 इक्विवेलेंट उधर जाएगा, mg अपॉन K1 प्लस mg अपॉन K2 इज इक्वल टू mg अपॉन K इक्विवेलेंट। mg गया, क्या बचा? 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। यानी ऐसे और भी होते तो और भी ऐड कर लो। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का बना फॉर्मूला। जल्दी से नोट करो, ऐसे डिराइव करते हैं। एग्जाम में आ जाए तो कर देना, बोर्ड में आपको 5 नंबर तो मिनिमम आएगा, तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है, ये आपकी स्प्रिंग है, ये भैया दूसरी स्प्रिंग है, इस दोनों से मिलकर एक मास लटका है m।
क्या लटका है, एम। अब देखो वही बात क्या, अब यहां पर भैया जब ये ब्लॉक नीचे देखो ऐसा था, अब ये ब्लॉक आया नीचे लटक गया, ब्लॉक बांधा गया लटक गया इक्विलिब्रियम में हो गया। अब हमने इसको देखा तो कुछ ये एक्सपेंस किया होगा ना, तो मान लेते हैं अब अच्छा दोनों का एक्सपेंशन यहाँ पर सेम हुआ होगा, सेम फैला होगा, दोनों जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ है क्योंकि दोनों सेम जॉइंट से जुड़े हैं, तो यहाँ पर एक्स तो सेम रहने वाला है। लेकिन इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रही होगी इधर वो लग रही होगी K1x, और इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स अलग होगी। भैया रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करती है, नोट कर लो, नहीं रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, के की वैल्यू, के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, नोट कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट सवाल में दे दी जाती है। एक्स सेम है यहाँ पर, एक्स यहाँ पर K1 और K2 अलग अलग होगा बट एक्स दोनों के लिए सेम है क्योंकि लेंथ तो सेम चेंज हो रही है ना, तो एक्स एक्स ही रहने वाला है दोनों में। लेकिन K1 K2 दोनों स्प्रिंग हो सकती है, एक दूसरी स्प्रिंग हो, एक दूसरी चीज की बनी स्प्रिंग हो, एक ज्यादा फिर एक में कुछ, अरे जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो कुल मिला के मेटल या किसी भी चीज पे मान लो डिपेंड करता है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट कुल मिला के बात ये लिखो, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन अपॉन पार्टिकुलर स्प्रिंग। हर एक पार्टिकुलर स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, यानी के की वैल्यू अलग अलग होगी पार्टिकुलरली। अब देखो तो यहां पर हुआ क्या, अच्छा नीचे क्या लग रहा है, mg, नीचे क्या लग रहा है mg, तो K1x1 K1x और K2x रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन करें, एक साथ दोनों को ऐड कर देंगे तो होगा क्या, अच्छा यहां पर ये बताओ K1x, ठीक है, K1 x और K2x ये दोनों इक्वल लग रहे होंगे, चलो वो चीजें छोड़ दो, तुम इधर ध्यान दो, यहां तक बात क्लियर है। देखो तो यहां तक बात क्लियर है ना, अब यहां पर हुआ क्या होगा, K1x और K2x दोनों मिलकर ऊपर खींच रहे हैं, mg नीचे है, यानी K1x प्लस K2x इज इक्वल टू mg, तो x कॉमन है तो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू mg, ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आफ्टर एडिंग जब हमने दोनों को जोड़ लिया तो x ही है फिर भी दोनों का, और K1 K2 मिलके ऐड करने पे K इक्विवेलेंट बन गया होगा और रहेगा फिर भी तो mg के इक्वल ना, अगर ये मान लो एक स्प्रिंग हो गई और अभी भी ऐड कर लिया और यहाँ पर x दोनों का सेम था, दोनों स्प्रिंग एक में मिल गई होगी, तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट हो गया K1 K2 की जगह, तो Kx फिर भी रिस्टोरिंग फोर्स Kx ही तो लगेगी और एक किसके इक्वल होगी, नीचे mg के इक्वल होगी, ठीक है mg। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, तो यहां से हुआ क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इक्वेशन 1 कर दो डिवाइड 2 से, तो x अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन इज इक्वल टू mg था, और इधर x अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपॉन में क्या है mg है, x से x कैंसिल, mg से mg कैंसिल, k इक्विवेलेंट उधर जाएगा, यानी k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। सर ये तो उल्टा हो गया, ओम्स लॉ में पैरेलल में होता है 1 अपॉन में और सीरीज में होता है सीधा, लेकिन यहाँ उल्टा है सर, यहाँ पैरेलल में सीधा है, तो याद रखना ये कैपेसिटर की तरह होता है, ठीक है। ओम्स लॉ में R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 किसमें, सीरीज में, और पैरेलल में 1 अपॉन R1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 चलता है पैरेलल में, लेकिन यहाँ पैरेलल में सीधा सीधा चलेगा और सीरीज में 1 अपॉन में चलेगा, ठीक है, यानी ओम्स लॉ का ये अपोजिट है, ठीक है, नोट कर लो आप।
चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप तो नए नए चीजें लेकर आते हो, एक पर कराने से काम नहीं बनने वाला है। तुमको पूरा चैप्टर ऐसे कवर हो कि तुमसे कोई कहीं से भी पूछे, हर एक चीज एनएलएम की तुमको आनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब आपका एक नया टॉपिक है ये व्हेन, जैसे तुमने अभी तक रस्सी काटी थी ना, अब लिखो व्हाट हैपेंड when the spring is cut, spring is cut। अब मान लो इस बार स्प्रिंग को ही कट कर दिया तो क्या होगा, देखो मान लेते हमारे पास पहले स्प्रिंग थी, इससे ऐसे नीचे मास ब्लॉक एन लटका था, इसकी पूरी की लेंथ मान लो थी एल, ये स्प्रिंग थी, ब्लॉक लटका, छोड़ दिया, बैलेंस हो गया, फिर मैंने इसको देखा, अब देखा ये एल है, इसमें एक्सपांशन हुआ होगा एक्स और इसके लिए के है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जब हमने अब लाई मैंने कैची, अब मैंने लाई कैची, उस बार रस्सी काटी थी, इस बार मैंने काटा स्प्रिंग, तो ये कुछ ऐसा बन गया। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए आवारा बन जाता हूं। अब देखो हुआ क्या, जब कट किया भैया, जब इसको कट किया तो दोनों अलग अलग हुए होंगे, इस पॉइंट पे कट किया था मान लो, अब यहां सेम थी, अभी अलग अलग हो गए, कट कर दिया ना, तो हुआ क्या, इसके लिए मान लेते हैं अब हो गया k1 x1 और l1, लेंथ हो गई l1, एक्सपांशन हो गया, अब नाम दे दिया, अब इसको मैंने बोल दिया स्प्रिंग 1, इसको बोल दिया 2, वही उल्टा सीरीज का उल्टा। अब यहां पे देखो, यहां पे जब कट किया तो ये हो गया k2 x2 l2। अच्छा इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ ये स्टोरिंग लग रहा होगा k1 x1, इधर स्टोरिंग लग रहा होगा k2 x2, और ये दोनों होंगे। अब यहां पर भी ये चीजें बैलेंस है, बैलेंस में है, किसमें है, यहां नीचे लग रहा था mg और यहां भी नीचे लग रहा है mg। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, और अच्छा इधर भी रिस्टोरिंग लग रहा होगा mg इधर, तो स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रहा होगा k2x2, तो k2x2 इज इक्वल टू, सर k2x2 इज इक्वल टू है mg के। ठीक है, पहला इक्वेशन मान लेते हैं, k1 x1 भी इक्वल है k2x2 के, k2x2 इसको सेकंड मान लेते हैं, k2x2 mg के भी इक्वल है, यानी ये इसके mg के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज बताओ, यूनिटरी मेथड लगाओ थोड़ा, देखो ध्यान से, जब लेंथ l थी, लेंथ कितनी थी l, तो एक्सपांशन कितना हो रहा था x, तो 1 यूनिट लेंथ अगर होगी तो एक्सपांशन कितना होगा x बाई एल। और अगर हम पूछें आपसे कि L1 लेंथ में एक्सपांशन कितना होगा, तो तुम बोलोगे x अपॉन एल इंटू एक्स अपॉन एल, यानी यूनिट, और इंटू इधर 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट में इतना, तो यह l में x, तो ये 1 इंटू एल था, तो 1 में x अपॉन एल, 1 इंटू एल इज इक्वल टू एक्स, तो अब इधर खाली 1 यूनिट, यूनिट लिखो ही मत, l तो x, यानी ये 1 इंटू एल था ना, 1 मतलब कुछ नहीं, तो अगर हम 1 बोलें तो एल चला गया डिवाइड में, तो x अपॉन एल। अब यहां पर 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल है, अब अगर मैंने L1 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी L1 मल्टीप्लाई हुआ, यानी अगर हम बोलें कि L1 की लेंथ, यानी L1 लेंथ में कितना एक्सपांशन हुआ होगा, तो ये होगा x बाई एल इंटू L1। और ऐसे अगर हम तुमसे बोल रहे हैं कि L2 में कितना हुआ होगा, तो x बाय एल इंटू L2, x बाय एल इंटू L2।
भैया इसमें इतना एक्सपांशन, तो एक में इतना, तो इसमें इतना और इसमें इतना। तो ये जो लिखा, ये दोनों, इससे ये आया, इससे ये आया, और अगर ये इससे आया तो ये भी इससे आएगा। अब देखो, यही तो है आपका x1 भैया। x1 में, x1 मतलब एक्सपांशन, स्प्रिंग 1 में एक्सपांशन कितना हुआ, इतना। स्प्रिंग 2 में एक्सपांशन कितना हुआ, x2 एक्सपांशन हुआ। बात क्लियर है ना? ये बात हो गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ, अच्छा वो छोड़ो, वो जाने दो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां पे तुमसे बात करूं, ये k था, क्या था k, तो इधर ऊपर लग रहा होगा kx। अब यहां से kx इज इक्वल टू mg था, kx इज इक्वल टू mg था, और mg इन दोनों की भी इक्वल है। तो अगर वो 1 है, वो 2 है, और इसको हम बोल देते हैं 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 3 पकड़ो, फ्रॉम इक्वेशन mg, इधर भी mg उधर भी mg, राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, kx इज इक्वल टू हो जाएगा k2x2, यानी kx इज इक्वल टू k2, और x2 की वैल्यू पुट कर दो x बाय एल L2, x बाय एल L2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x से x कैंसल, यानी k इज इक्वल टू k2 L2 अपॉन L, ये है ना। तो ऐसे k इज इक्वल टू आ जाएगा k1 L1 अपॉन L। ये बात आप याद रखना। क्या, अगर तुमको L पता है, L2 पता है और K2 पता है, तो K आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है। मान लो कि आपको K2 दे दे, L2 दे दे और L दे दे, या K1 L1 L दे दे, मैंने स्प्रिंग कट कर दे और पूछे कि तुम बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आप बता सकते हो, ये होता है। और याद रखना, जो K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसके, ये 3 चीज आप याद रखना, ये भूलना मत। ये के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एल बढ़ेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा। और अगर तुमको एल पता है, के पता है, के और एल पता है, टोटल लेंथ पता है, कटने के बाद वाली लेंथ पता है, और कटने के बाद का स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, तो आप स्टार्टिंग वाला एक्चुअल वाला के निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा देख लो, या फिर ऐसा देख लो कि आपसे मान लो K1 K2 पूछे, ऐसा भी देख सकते हो। ऐसा देख लो, K इज इक्वल टू K2 L2, एक मिनट, K इज इक्वल टू K2 L2 अपॉन L था, क्या था, K इज इक्वल टू K2 L2 अपॉन L, तो K2 कितना हो जाएगा, KL अपॉन L2, और K1 कितना हो जाएगा, KL अपॉन L1। ये याद रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि अगर हमको टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है और स्प्रिंग के कटने के बाद स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का पूछ रहा है अलग अलग, तो K2 इज इक्वल टू K स्टार्टिंग वाली लेंथ अपॉन बाद वाली दूसरी स्प्रिंग की लेंथ, और K1 के लिए स्टार्टिंग वाली लेंथ और स्टार्टिंग वाला K और पहली वाली स्प्रिंग का लेंथ, यानी K1 के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, K2 के लिए और K1 के लिए ये, यानी K2 KL अपॉन L, KL अपॉन L, बस L चेंज होगा। ठीक है, K1 K2 निकल जाएगा। ये चीज आप याद रखना। तो स्प्रिंग के कटने पर ये दो चीज आपसे वो पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जल्दी से नोट कर लो। आगे बढ़े, ठीक है। तुझसे दूर एक ही वजह के लिए आवारा बन जाता हूं मैं।
सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। देखो अब एक हम नई चीज पढ़ते हैं, बस लास्ट टॉपिक है। ऐसा आपको बैलेंस देखा होगा, कांटा, स्प्रिंग वाला कांटा आता है यार, कांटा जिस पर तुम जो मतलब मारवाड़ी लोग होते हैं ना, यानी गुप्ता लोग, जिनकी दुकान होती है फॉर्चून की, तो स्प्रिंग वाला कांटा रखते हैं अनाज तोलने के लिए और कुछ भी तोलने के लिए, है ना। तो उसमें कैसे स्प्रिंग रीडिंग देखते हैं, स्प्रिंग बैलेंस लास्ट टॉपिक है, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में एक कांटा है, तो ये ऐसे होता है, और नीचे मान लो ऐसे कांटा होगा, बंधा होगा, और इससे कुछ मास लटक रहा है mg इस कांटा से। ठीक है, तो यहां पर ऊपर लग रहा होगा टेंशन, और यहां स्प्रिंग में क्या लग रहा होगा ऊपर, kx। तो t इज इक्वल टू mg, ये मान लेते हैं m kg का द्रव्यमान है, कितना m kg का द्रव्यमान है, तो नीचे mg लग रहा होगा। तो t इज इक्वल टू mg, और m की वैल्यू कितना है m kg। अच्छा, तो यहां से m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा t बाई जी के जी, t बाई जी के जी। अगर आपसे यही चीज पूछ ले कि बताओ kx के फॉर्म में, यानी ऊपर kx लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, तो kx भी हो जाएगी mg के इक्वल, kx ऊपर mg नीचे, यानी mg, यानी अब यहां से अगर m देखें तो हो जाएगा kx बाय जी के जी। ठीक है ना, ये बात हमेशा आप याद रखना। ये रीडिंग है, ये क्या निकालते हैं हम, रीडिंग। रीडिंग मतलब एक्चुअल में कितना मास है, रीडिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें, इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपसे इसकी रीडिंग पूछिए, क्या पूछिए, रीडिंग। तो इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन टी, इधर भी टी, सेम है रस्सी, और ये सेम जुड़ी है, बस वही। अब ये रस्सी फॉर्म में था, यहाँ स्प्रिंग बन गया। स्प्रिंग है, जहां तनेगा कंप्रेस होगा, रस्सी है तो वैसे की वैसी रह जाएगी, यानी ये टेंशन सेम रहेगा। टेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों साइड 20 kg 20 kg इक्विलिब्रियम में, तो बैलेंस कर दो डायरेक्ट। तो T इज इक्वल टू 20 kg। फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू mg। रीडिंग निकालनी है हमको, T इज इक्वल टू mg। T इज इक्वल टू 20 kg है, mg यानी 20 g, और g की वैल्यू 10। T इज इक्वल टू 20 इंटू 10, यानी T की वैल्यू आई 200। तो रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग मतलब m क्या हो जाएगा, T बाई जी, तो T बाय जी, और T की वैल्यू 200 अपॉन 10, यानी m की वैल्यू कितनी है 20 kg। ये आपका बेटा IIT में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इतना ही जी। हाँ, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या था मैं बता देता हूँ। कंसेप्ट ये था कि 20 और 20 वही वाला इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में तो बैलेंस कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारे हिसाब से बातें समझ में आई होंगी आप सबको। तो आपका स्प्रिंग वाला पूरा पोर्शन मैंने हर एक टाइप की चीजें करवा दी, आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पोर्शन एलएनएम में बचता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, वो है इस क्या, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं, बस आपका एनएलएम का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने हर एक लेक्चर में सवाल करवाया है, और हर एक टाइप का सवाल करवाया है, तो प्लीज कीप सपोर्ट। आप लोग थोड़ा हिम्मत बढ़ाते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।